नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अर्थ गंगा के तहत एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर परियोजना की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक संपन्न हुई। विश्व बैंक ने इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया पर टूल किट लॉन्च किया। यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक कल्याण तथा विकास पर संयुक्त कार्यक्रम आरंभ किया। राज्यसभा में गैर सरकारी सदस्य ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक 2022 पेश किया और राज्यसभा में समान नागरिक संहिता पर गैर सरकारी सदस्य विधेयक पेश किया गया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक जल संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अर्थ गंगा के तहत एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर परियोजना की शुरुआत की है। एनएमसीजी यानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अर्थ गंगा के तहत समुदाय और स्थानीय संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी पर आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर परियोजना शुरू की है। इस परियोजना को एनएमसीजी और हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन हेस्को संयुक्त रूप से कार्यान्वित कर रहे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य गंगा बेसिन में निवास करने वाले स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति पारिस्थितिक पूर्व धारणाओं के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान द्वारा की जाएगी। पारिस्थितिक पूर्व धारणा सिद्धांत ये बताता है कि हमारे कार्य करने के तरीके से हमारा पर्यावरण कैसे बदलता है। इस परियोजना के तहत अर्थ गंगा केंद्र और 3 गंगा संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। परियोजना के तहत 4 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में समुदायों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाओं या प्रशिक्षणों का आयोजन गंगा संसाधन केंद्रों के जरिए किया जाएगा। अर्थ गंगा परियोजना को पहली बार वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य नमामि गंगे से अर्थ गंगा पर ध्यान केंद्रित करना है। ये परियोजना गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से गंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों के संधारणीय विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इस परियोजना का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि अकेले गंगा बेसिन की आर्थिक गतिविधियों से सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 3% का योगदान हो। अर्थ गंगा के 6 कार्य क्षेत्र हैं। पहला है शून्य बजट प्राकृतिक कृषि। इसके तहत नदी के दोनों ओर 10 किलोमीटर क्षेत्र में रसायन मुक्त खेती की जाएगी। दूसरा है तलछट और अपशिष्ट जल का पुनरुपयोग और मुद्रीकरण किया जाएगा। इसके अलावा आजीविका के अवसर पैदा किए जाएंगे। हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा बेहतर विकेंद्रीकृत जल गवर्नेंस के लिए स्थानीय क्षमताओं को बढ़ाकर संस्थागत विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को वर्ष 2011 में सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का कायाकल्प करना है। ये राष्ट्रीय नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है। एनजीआरबीए को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित किया गया था। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक महत्वपूर्ण संगठनों से संबंधित है। तो इसमें हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। आईएलओ की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक संपन्न हुई। 17वीं एपीआरएम सिंगापुर में आयोजित की गई। इस बैठक में एशिया, प्रशांत और अरब देशों में श्रमिकों की घटती मजदूरी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मुद्दों से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाइयों पर चर्चा की गई है। बैठक में ऐसी रोजगार समृद्धि को बढ़ावा देने वाले कार्यों पर बल दिया गया है जो कि समावेशी और परिवर्तनकारी हों। ये बैठक सिंगापुर घोषणा को अपनाने के साथ समाप्त हुई। सिंगापुर घोषणा के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो इसमें समावेशी समृद्धि को बनाए रखने के लिए सामाजिक संवाद और श्रम बाजार आधारित संस्थानों को मजबूत किए जाने पर बल दिया गया। इसके अलावा इस घोषणा में ये भी कहा गया कि सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को प्रभावी रूप से मान्यता देकर सभी के लिए श्रम सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए गवर्नेंस तंत्र को मजबूत किया जाए। सामाजिक और रोजगार संरक्षण तथा लचीलेपन की नींव को और मजबूत किया जाए। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल डिवाइड और आजीवन लर्निंग पर ध्यान देने के साथ उत्पादकता वृद्धि और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि श्रम क्षेत्र द्वारा और भी कई समस्याएं हैं जिनका सामना किया जाता है, जैसे
जैसे कि रोजगार सुरक्षा की कमी है, कम मजदूरी पर कार्य करना पड़ता है, काम के घंटे और शोषण में वृद्धि होती रही है, अमानवीय माहौल में कार्य करना पड़ता है, कार्यस्थल पर पेशे से जुड़े खतरों के विरुद्ध सुरक्षा की कमी रहती है। इसके अलावा मजदूरों में कौशल की कमी भी एक बड़ी समस्या है और इसीलिए भारत में श्रम सुरक्षा से संबंधित कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में विलय कर दिया है और ये 4 श्रम संहिताएं हैं: औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, उपजीविका जन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता तथा वेतन संहिता। अगली खबर भी पेपर 2 के टॉपिक महत्वपूर्ण संगठन विश्व बैंक पर आधारित है। विश्व बैंक ने इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया पर टूल किट लॉन्च किया है। इसमें शहरी निकायों के लिए 4 स्तंभों पर आधारित कार्यान्वयन ढांचे की सिफारिश की गई है। सबसे पहला है जमीनी स्थिति का आकलन करना। इसके तहत मोबिलिटी पैटर्न में जेंडर संबंधी भेदों को समझना होगा। सार्वजनिक परिवहन में और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं और खतरों को समझना होगा। इसके अलावा वर्तमान नीतियों, विनियमों और कानूनी ढांचे में विद्यमान कमियों की पहचान करनी होगी और संस्थागत क्षमताओं में कमियों की पहचान करनी होगी तथा लैंगिक रूप से भेदभाव रहित कार्यक्रमों के लिए प्रचलित मानसिकता का आकलन करना होगा। दूसरा है योजना निर्माण और नीतियों की मजबूती। इसके तहत नई एवं मौजूदा नीतियों तथा योजनाओं में जेंडर संवेदना को समेकित करना तथा निर्णय प्रक्रिया और प्रमुख संस्थाओं को लैंगिक समावेशी बनाना होगा। तीसरा स्तंभ है क्षमता निर्माण और जागरूकता बढ़ाने का। इसके तहत ड्यूटी पर तैनात लोगों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण अनिवार्य करना होगा। जागरूकता बढ़ाने के लिए साझेदारी को प्रोत्साहन देना होगा और अभियानों के माध्यम से सामुदायिक कार्रवाई को सक्षम करना होगा। चौथा स्तंभ है अवसंरचना और सेवा में सुधार का। इसमें सार्वजनिक परिवहन और स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा में वृद्धि करने पर बल दिया गया है। साथ ही अवसंरचना डिजाइन और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में जेंडर संवेदनशीलता का ध्यान रखना होगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि लैंगिक रूप से भेदभाव रहित शहरी गतिशीलता की जरूरत क्यों है। दरअसल भारत में महिलाएं सार्वजनिक परिवहन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं। 27.4% पुरुषों की तुलना में औसतन 45.4% महिलाएं पैदल चलकर काम पर जाती हैं। इसके अलावा निम्न आय वर्ग वाले लोग सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करते हैं। शहरी परिवहन प्रणालियों को अक्सर लैंगिक रूप से भेदभाव रहित पैटर्न में डिजाइन नहीं किया जाता है। सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन की कमी की वजह से महिलाएं कार्य के बेहतर अवसरों से वंचित हो जाती हैं और इस वजह से महिलाएं बाहर भी नहीं निकल पाती हैं। ये ऐसे दुष्चक्र का निर्माण करता है जो सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति को कम करता है और इसीलिए लैंगिक रूप से भेदभाव रहित शहरी गतिशीलता के लिए कई पहलें की गई हैं, जैसे कि स्मार्ट शहरों के लिए एकीकृत सतत शहरी परिवहन प्रणाली शुरू की गई है। इसका उद्देश्य परिवहन प्रणालियों में सुधार करना है। साथ ही ये सामाजिक एवं लैंगिक समानता समाधानों को एकीकृत करने पर भी केंद्रित है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क कर दिया है। इसके अलावा केरल में सभी महिलाओं के लिए शी टैक्सी कैब सेवा शुरू की गई है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि डिजिटल टिकटिंग सिस्टम और कॉमन मोबिलिटी कार्ड जैसी पहलें शुरू की जानी चाहिए। साथ ही संकट में सतर्क करने के लिए टेक्स्ट आधारित SOS प्रणाली शुरू की जानी चाहिए और हेल्पलाइन नंबर्स को लोकप्रिय बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। यूनिसेफ और WHO ने बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक कल्याण तथा विकास पर संयुक्त कार्यक्रम आरंभ किया। यूनिसेफ और WHO के इस संयुक्त कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2030 तक बच्चों और किशोरों के सर्वोत्तम विकास और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। साथ ही उनकी पीड़ाओं को कम करना और मनोसामाजिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना भी है। WHO के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है मानसिक बेहतरी की उस अवस्था से जो लोगों को जीवन के तनावों से निपटने, अपनी क्षमताओं का एहसास करने, अच्छी तरह से सीखने और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाती है। यूनिसेफ के मुताबिक लगभग 50 मिलियन भारतीय बच्चे मानसिक विकारों से पीड़ित हैं। दुनिया के प्रत्येक 10 बच्चों और किशोरों में से लगभग 1 बच्चा और किशोर मानसिक विकार से पीड़ित हैं। मानसिक तनाव के कई कारण हैं: बाल विवाह, जल्दी और अवांछित गर्भधारण, माता पिता से अलग होना, गरीबी, किसी लंबे स्वास्थ्य विकार से ग्रसित होना और घरेलू हिंसा का पीड़ित होना। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई चुनौतियां
चुनौतियां हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर नेतृत्व, निवेश और समन्वय की कमी रही है। वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य पर औसत सरकारी व्यय 2.1% है। वर्ष 2022 में भारत के कुल स्वास्थ्य बजट का 0.8% मानसिक स्वास्थ्य के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य के समक्ष ये चुनौतियां भी हैं कि अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाताओं में क्षमता की कमी है और इसके अलावा मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने और पीड़ित व्यक्ति के परिवार द्वारा समाज में स्वयं को अपमानित महसूस करने की भावना का निवारण करने की ओर कम ध्यान दिया जाता है। इसके लिए रिपोर्ट में ये सुझाव दिए गए हैं कि बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी नेतृत्व, प्रशासन और समर्थन को मजबूत किया जाना चाहिए। सेवाओं के वितरण और देखभाल प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। सूचना तंत्र, साक्ष्य और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और आइए अब आपको बताते हैं मानसिक स्वास्थ्य की उन पहलों के बारे में जिन्हें भारत ने शुरू किया है। भारत में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श तक लोगों की पहुंच में सुधार के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 लागू किया गया। अगली खबर विधायिका से संबंधित है। राज्यसभा में गैर सरकारी सदस्य ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक 2022 पेश किया। इस गैर सरकारी सदस्य विधेयक में एनजेसी के गठन का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित एनजेसी भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करेगी। और आइए अब चर्चा करते हैं इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं के बारे में। इस विधेयक का उद्देश्य न्यायिक मानकों को निर्धारित करना और न्यायाधीशों की जवाबदेही के लिए प्रावधान करना है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के दुर्व्यवहार या अक्षमता से संबंधित व्यक्तिगत शिकायतों की जांच के लिए विश्वसनीय और उचित तंत्र स्थापित करने का प्रावधान करता है। साथ ही ऐसी जांच के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और 99 संविधान संशोधन को रद्द कर दिया था। 99 संविधान संशोधन ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र आयोग के गठन का प्रावधान किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि एनजेएसी न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता को हटाकर संविधान के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। एनजेएसी का उद्देश्य कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करना था। कॉलेजियम प्रणाली के तहत उच्चतर न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह करता है। और आइए अब आपको बताते हैं कॉलेजियम प्रणाली से जुड़ी चिंताओं के बारे में। ये एक गैर पारदर्शी प्रणाली है क्योंकि इसमें कोई आधिकारिक तंत्र या सचिवालय शामिल नहीं है। इसमें पात्रता मानदंड तथा चयन प्रक्रिया के संबंध में कोई निर्धारित नियम नहीं है। कॉलेजियम की कार्रवाइयों का कोई आधिकारिक और लिखित विवरण नहीं होता है। कॉलेजियम प्रणाली से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद उत्पन्न होता है और साथ ही इसे न्यायिक नियुक्तियों की धीमी गति के लिए भी उत्तरदायी ठहराया गया है। आपको बता दें कि गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पेश किए गए विधेयक को गैर सरकारी सदस्य का विधेयक कहा जाता है। अब इसमें गैर सरकारी सदस्य का मतलब है कि वो सांसद जो सरकार में मंत्री पद पर नहीं है लेकिन लोकसभा या राज्यसभा में सांसद होता है। इस विधेयक का प्रारूप तैयार करना संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है। इसे सदन में प्रस्तुत करने के लिए 1 महीने पहले नोटिस देना होता है। गैर सरकारी विधेयक सदन में केवल शुक्रवार को प्रस्तुत किए जा सकते हैं और चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक संसद में 14 गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुके हैं। अगली खबर राज्यसभा से ही संबंधित है। राज्यसभा में समान नागरिक संहिता पर गैर सरकारी सदस्य विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक में समान नागरिक संहिता तैयार करना और भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में इसे लागू करने के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण और जांच समिति के गठन पर विमर्श का प्रावधान किया गया है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य अलग अलग धर्मों के वैयक्तिक कानूनों को समाप्त करना है। ये कानून वर्तमान में विविध धार्मिक समुदायों के भीतर पारस्परिक संबंधों और संबंधित मामलों को शासित करते हैं। समान नागरिक संहिता का मतलब है एकल कानून जो भारत के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों जैसे कि विवाह, तलाक, कस्टडी, गोद लेने और विरासत से जुड़े मामलों पर एक समान रूप से लागू हो। समान नागरिक संहिता के पक्ष में जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ये वर्तमान में धार्मिक विश्वासों के आधार पर बनाए गए अलग अलग कानूनों को सरल बनाएगी। इसके अलावा न्यायिक निर्णयों को लागू किया जा सकेगा। दरअसल वैयक्तिक कानून की वजह से मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम 1985
NRC जैसे निर्णयों को लागू नहीं किया जा सका था। इसके अलावा समान नागरिक संहिता लैंगिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करेगी, क्योंकि ज्यादातर धार्मिक या प्रथागत वैयक्तिक कानून पुरुषों के पक्षपाती हैं। वहीं समान नागरिक संहिता के विपक्ष में जो तर्क हैं, उनका ये कहना है कि वैयक्तिक कानून समवर्ती सूची का विषय है और इस पर कानून बनाना संसद का अनन्य क्षेत्राधिकार नहीं है। और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 25 यानी व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 29 जो कि विशेष संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है, इनकी भावनाओं के खिलाफ है और ये देश की विविधता के खिलाफ है। अब इन दोनों पक्षों को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कि समान नागरिक संहिता कितनी सही है और कितनी नहीं है? इस मुद्दे पर आप अपने विचार कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। ये मेंस के आंसर राइटिंग लिखने के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस साबित हो सकता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत किए गए। ये विधेयक 4 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। इन विधेयकों ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों के तहत तमिलनाडु की नारी कोरवन और कुरु विक्किरन पहाड़ी जनजातियों को ST सूची में शामिल किया गया है। कर्नाटक राज्य के बेट्टा कुरुबा समुदाय को अब काडू कुरुबा समुदाय के पर्याय के रूप में जाना जाएगा। छत्तीसगढ़ की ST सूची के लिए पहले से ही वर्गीकृत भारिया भूमिया जनजाति के लिए देवनागरी लिपि में कई पर्यायवाची शामिल किए गए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को ST सूची में शामिल किया गया है। अगला टॉपिक है फेसलेस असेसमेंट योजना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कर और केंद्रीय प्रभारों के मामलों की अनिवार्य जांच से संबंधित जानकारी NAFAC को तब तक प्रेषित नहीं किया जाएगा जब तक कि मामले को ही स्थानांतरित नहीं किया जाता है। नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर यानी NAFEC एक नोडल एजेंसी है। NAFEC करदाता और कर विभाग के बीच संपर्क के लिए एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है। इनकम टैक्स फेसलेस असेसमेंट स्कीम को वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। ये योजना एक कुशल और प्रभावी कर प्रशासन को बढ़ावा देती है और भौतिक इंटरफेस को कम करती है। इसके अलावा ये जवाबदेही को बढ़ाती है और टीम आधारित मूल्यांकन की शुरुआत करती है। शेयर बायबैक। पेटीएम की ओर से ये बताया गया है कि वो अपने शेयर के बायबैक के प्रस्ताव पर विचार करेगी। जब कोई सूचीबद्ध कंपनी मौजूदा शेयर धारकों से अपने शेयर खरीदती है तो इसे शेयर बायबैक कहा जाता है। इसे शेयर की पुनर्खरीद भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया की वजह से कुछ अवधि के लिए खुले बाजारों में शेष शेयरों की संख्या कम हो जाती है। किसी भी बायबैक की अधिकतम सीमा किसी कंपनी की चुकता पूंजी और मुक्त आरक्षित निधियों के कुल योग का 25% या उससे कम होती है। शेयर बायबैक से शेयर की कीमतों में वृद्धि होती है। शेयर धारकों को इस प्रक्रिया से प्राप्त आय पर कर भुगतान से छूट प्राप्त होती है। अगला है भारत में चयनित MSME क्लस्टरों में ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन परियोजना। इस परियोजना की सफलता को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव में प्रदर्शित किया गया था। इस परियोजना को वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। इसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने कार्यान्वित किया है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा ने इस परियोजना का वित्त पोषण किया है। इसका उद्देश्य चयनित ऊर्जा गहन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम में ऊर्जा दक्षता लाना तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल में वृद्धि करने के लिए बाजार प्रणाली विकसित करना है। इस परियोजना को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने वैकल्पिक निवेश कोषों और गैर अनुपालनकर्ता विदेशी निवेशकों से पूंजी जुटाने से प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी के मुताबिक विदेशी निवेशक को उस देश का निवासी होना चाहिए जिसका बाजार विनियामक या तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन यानी IOSCO बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर करता हो या फिर उसने सेबी के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हों। IOSCO एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। ये दुनिया के प्रतिभूति विनियामकों को एक मंच पर लाता है और साथ ही ये प्रतिभूति क्षेत्र के लिए वैश्विक मानकों का निर्धारण करता है। ये संगठन दुनिया के 95% से ज्यादा प्रतिभूति बाजारों का विनियमन करता है। ये वैश्विक विनियामक सुधार एजेंडे पर G20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड के साथ काम करता है। सेबी IOSCO बोर्ड का सदस्य है। ये बोर्ड IOSCO का शासी और मानक निर्धारण निकाय है।
हिमालयी औषधीय पादप प्रजातियां। 3 हिमालयी औषधीय पादप प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में शामिल किया गया है। इसमें मीजोट्रोपिस पैलिटा को क्रिटिकली एंडेंजर्ड में शामिल किया गया है। ये उत्तराखंड की स्थानिक पादप प्रजाति है। इस पौधे की पत्तियों से निकाले गए तेल में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये दवा उद्योगों में कृत्रिम एंटीऑक्सीडेंट्स के प्राकृतिक विकल्प के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी प्रजाति है फ्रिटिलोरिया सिरोसा। इसे वल्नरेबल की सूची में रखा गया है। इस पादप का इस्तेमाल सूक्ष्म श्वास नलिकाओं से जुड़े विकारों और निमोनिया के उपचार में किया जाता है। तीसरी पादप प्रजाति है डेक्टाइलोरिजा हटागिरिया। इसे एंडेंजर्ड की सूची में शामिल किया गया है। इस पौधे का इस्तेमाल बुखार, खांसी आदि स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के लिए आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और चिकित्सा की अन्य वैकल्पिक पद्धतियों में किया जाता है। अगला टॉपिक है राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ये निर्देश दिया है कि वो राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा पालन किए जाने वाले सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों को तैयार करने के लिए एक पैनल का गठन करे। इससे पहले पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक निश्चित श्रेणी की परियोजनाओं के लिए आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण किया था। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण व्यापक अवसंरचनात्मक विकास और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। SEIIAs का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरण और लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करना और उन्हें कम करने की कोशिश करना है। अगला टॉपिक है कैक्टस नागफनी पौधरोपण। कैक्टस एक मरुद्भिद यानी जीरोफाइटिक पौधा है। ये पौधा मरुस्थल जैसे गर्म और शुष्क क्षेत्रों में उगता है। ये गूदेदार बारहमासी पौधा है। जल की कमी को रोकने के लिए इसमें क्यूटिकल नामक मोम युक्त पदार्थ का आवरण होता है। इसमें मोटा शाकीय या काष्ठीय क्लोरोफिल युक्त तना होता है। ये कई कारणों से अन्य गूदेदार पादपों से अलग है। जैसे कि कैक्टस की सभी प्रजातियों में एरोल्स पाए जाते हैं। ये उभरे हुए भाग होते हैं जिन पर ट्राइकोम यानी पौधे के रेशे निकलते हैं। इनमें से कांटों जैसी संरचनाएं बाहर निकलती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक अगले 5 वर्षों में होने वाले वैश्विक विद्युत क्षमता विस्तार में 90% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा का होगा। इसका अधिकांश हिस्सा भारत में होगा। रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापित विद्युत क्षमता वर्ष 2022 और 2027 के बीच बढ़कर 2400 गीगावाट हो जाएगी। इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2022 से 27 की अवधि में 145 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता के साथ भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को लगभग दोगुना कर लेगा। इस वृद्धि में 3/4 हिस्सा सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा का होगा। इसके बाद ऑनशोर यानी अपतटीय पवन ऊर्जा का 15% हिस्सा और शेष हिस्सा जल विद्युत का होगा। अगली खबर है एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब। इसका अनावरण मेघालय सरकार ने टेक ईगल नामक स्टार्टअप की साझेदारी में किया है। इसका उद्देश्य राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में दवाओं, नैदानिक नमूनों, टीकों आदि की आपूर्ति को जल्दी और सुरक्षित रूप से वितरित करना है। ये कार्य एक समर्पित ड्रोन वितरण नेटवर्क का उपयोग करके किया जाएगा। इस ड्रोन डिलीवरी हब का लाभ ये होगा कि इससे 2.7 मिलियन लोगों तक स्वास्थ्य सेवा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित होगी। साथ ही दूरदर्शिता की कमी, उच्च वितरण लागत आदि की समस्या को भी दूर किया जा सकेगा। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।